सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5M सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका द यूज़ ऑफ एलिफेंट। जो वॉर में एलिफेंट का इस्तेमाल है वो भारत में ओरिजिनेट हुआ। सेकंड है कि यूज़ ऑफ एलिफेंट इन वॉर ऑल्सो मैंशनड, जो ऋग्वेदा है एंड टू इपिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया, रामायण और महाभारत में मैंशनड है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं एंड वी कैन से एक्सप्लेनेशन भी है। यूज़ ऑफ एलिफेंट वॉर में ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी चीज़, चैरियट्स हैं, इन्फेंट्री है, एलिफेंट्स है, ये सब आपका मेंशनड है वे बैक लाइक इन 300 BC, 300 BC एंड 300 AD। कई ऐसे उसमें मेंशनड भी है। इंडियन किंग पोरस जो है, जो इंडियन किंग पोरस हु मेड द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर इन 326 BC, तो वहाँ पे भी इट वाज लेड बाय 50,000 मैन, 1,000 चैरियट एंड 130 एलिफेंट्स उसमें भी थे एंड 3,000 हॉर्सेस उसके अंदर थे। तो ऐसा बहुत सारा इस्तेमाल है, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आंसर इसका ए है। विथ रेफरेंस टू द सिलेक्शन ऑफ टेब्ल्यूएक्स फॉर द रिपब्लिक डे परेड, आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग द परेड एंड कोऑर्डिनेटिंग अरेंजमेंट विद स्टेट एंड अदर एजेंसी। एवरी ईयर मंथ्स अहेड ऑफ द इवेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इनवाइट करती है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और डिपार्टमेंट्स का, जिसके माध्यम से जो स्केचेस और डिज़ाइन है टेबलेट्स के वो आपका थीम पर सबमिट किया जाता है। और राइटिंग और यूज़ ऑफ लोगोज ऑन द टेबलेट जो है इज़ नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर द नेम ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी। जो है, जो भी स्टेट यूनियन टेरिटरी है वही सिर्फ अलाउड होता है, वो मेंशन होता है, जो हिंदी फॉन्ट में या इंग्लिश एट द बैक एंड इन द रीजनल लैंग्वेज ऑन द साइड ऑफ द टेबलेट, साइड में लिखा। ये फैक्ट आप याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्टिंग द परेड एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड दिस। इसमें कई चीज़ें हैं, सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी काफ़ी सारी की जाती हैं। हर एवरी ईयर मंथ्स अहेड ऑफ द इवेंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इनवाइट करता है स्टेट यूनियन टेरिटरी डिपार्टमेंट को कि वो अपना स्केच डिज़ाइन सामने आपका रखें ब्रॉड थीम्स पे, फिर उसका सिलेक्शन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ ये ज़रूर से आप रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है, बट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके साथ कोलैबोरेट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ आपका कोलैबोरेट करता है इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड दस। ठीक है, ये ध्यान रखना। मिनिस्ट्री शेयर्स द बेसिक गाइडलाइंस दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रपोजल लाइक द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। एंड ये फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना कि कहाँ पे क्या कैसा लिखा जा सकता है। तो इसमें 1 और 3 होगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द आइलैंड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये मैप अपना एक बार आप लोग ओपन कर लेना। तो इसका आपको अरेंज करना, इसका आंसर है डी। तो ये है लाइक आपको वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में इसको अरेंज करना। एक बार मैप आप गूगल में देख लेना, सॉल्यूशन में मैंने मैप इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे है मतलब यू हैव टू अरेंज फ्रॉम इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ आइलैंड्स आप उस हिसाब से देख लेना। 2 का मतलब सेचलीज़ है, फिर उसके बाद आपका कोमोरस है, फिर यू हैव मायोटे करके है, देन यू हैव मॉरिशस एंड देन यू हैव ली रियूनियन। ठीक है, इस टाइप से आपका अरेंजमेंट है। तो ये ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके फ्रेम होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये मैपिंग का ध्यान में भी रखना है। ज्योग्राफी एक ऐसा एरिया, अगर आप सही से पढ़ो तो आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बानस कथा मसाली जो है रिसेंटली आपका न्यूज़ में था, एसोसिएटेड किससे एसोसिएटेड है? तो ये बेसिकली इंडियाज़ फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज है। तो मसाली जो विलेज है ये फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज के रूप में आपका इसको कंसिडर किया गया है। और ये इंटरनेशनल जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे लोकेटेड है। एक बार आप सर्च करो, आपके लिए होमवर्क है कि किस स्टेट के अंदर ये आपका आता है। अलॉन्ग द पाकिस्तानी बॉर्डर जो है वो आपका ये लोकेटेड है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल इज़ पब्लिश्ड बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये देखना है, तो यहाँ पे ये जो पब्लिश किया जाता है वो IMF के द्वारा है आपका पब्लिश होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो पोजीशन मैनुअल है, ये गाइडलाइन बेसिकली कंपाइल की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कि जैसे आपके पास कितना फॉरेन रिजर्व है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा माइनस करके अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। तो इंटरनेशनल IMF जो है इसको पब्लिश करता है, जो कि यूज़ किया जाता है बहुत सारे देशों के द्वारा अपने उसको कंपैरिजन करने के लिए। लाइक बटन आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और अगर ये पूरा कंटेंट है, आपको पूरा PDF इसका चाहिए, प्रॉपर PDF पढ़ना है, तो उसके लिए आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं जो अभी चल रही है
30 टेस्ट वाली, उसमें आपको मिलता है। और प्लस आपको जो प्रीलिम्स का करंट अफेयर का कोर्स है 2 इयर्स का, अगर आप उसका हिस्सा हैं तो दोनों में आपको ये कंटेंट मिलेगा। मतलब इफ़ यू वांट द पीडीएफ, बाकी आप अपना वीडियो देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखते हैं हाउ मेनी ऑफ द गिवन मेंबर्स जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एक तो मेंशन है JB कृपलानी, ठीक है, मोहम्मद सदुल्ला, एन गोपाला स्वामी, KM मुंशी। तो ये कौन से थे? तो ये लक्ष्मीकांत के अंदर भी। अब देखो ऐसे टॉपिक्स बनते हैं किसी न किसी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से न्यूज़ में हो जाए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी लेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो मेट फॉर द फर्स्ट टाइम अगस्त कब 30 1947 में पहली बार मिले थे, और वो ड्राफ्ट आउट 165 डेज़ के अंदर हुआ था। और इसके अंदर ये सारे मेंबर्स आपके इंक्लूडेड थे। इसके अलावा जैसे BL मित्तर और DP खैतान जो है अम्बेडकर, जो उन्होंने सबमिट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नवंबर 4 1948 के अंदर, ठीक है, ये चेक कर लेना एक बार। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये चीज़ें आप वैसे भी पढ़ते हो, बट अभी न्यूज़ में है तो ये फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर A होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डिमांड फॉर रुपी वर्सेस डॉलर। तो यहाँ पे हाईलाइट क्या किया गया है कि इस पर आपको बताना इनकरेक्ट कौन सा है। सो यूनाइटेड स्टेट डिसीजन टू curtail India's import shall result in plummeting of Indian rupee, while appreciation of rupee is possible when American investor make a new and fresh investment in Indian stock market। देखो सिंपल सी बात है कि जब हम करेंसी की बात करते हैं, जैसे मान लो $1 आज 70 रुपये का है, कल $1 85 रुपीज़ का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप 70 रुपये दे के $1 ले लेते थे, अब 85 रुपये दे के $1 ले रहे हो। तो इसका मतलब आपकी करेंसी वीक पड़ रही है। कोई भी करेंसी वीक कैसे पड़ती है? जब उसकी करेंसी की जो डिमांड है वो रिड्यूस होती है। अब अगर आपके देश के अंदर मान लो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मान लो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, जैसे इन्वेस्टमेंट किया पैसा डॉलर में लाएंगे, इन्वेस्टमेंट रुपीज़ में करेंगे, तो रुपीज़ जो है जब डॉलर मतलब डॉलर रुपीज़ में कन्वर्ट होगा तो रुपीज़ का डिमांड बढ़ेगा। जब रुपीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो इससे आपकी करेंसी बढ़ेगी, मतलब आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब अप्रिसिएशन जिसे हम कहते हैं। अप्रिसिएशन का मतलब हो गया आपकी करेंसी मजबूत हो रही है। जैसे मान लो $1 70 का है और $1 जो है वो 65 का हो गया, तो ये अप्रिसिएशन है। मतलब पहले आप 70 रुपये दे के $1 लेते थे, आप 65 रुपये दे के, तो इसका मतलब आपकी करेंसी मजबूत हो रही है। तो अप्रिसिएशन इसको बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इसका उल्टा हो गया, जैसे $1 70 का फिर $1 85 का हो गया, 85 का हो गया। तो यहाँ पे 85 जैसे ऐसा जो करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, डेप्रिसिएशन जो है मार्केट प्रिंसिपल पर जो बेस्ड आपकी होती है। तो पहला सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है टू कर्टेल इंडियन इंपोर्ट्स शैल रिजल्ट इन प्लमेटिंग ऑफ इंडियन रुपी। तो ये भी एक फैक्टर आपका था। देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सपोज़ करो कि हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे, मान लो मैंने इंडिया ने कोई चीज़ US को भेजी, तो इंडिया ने कुछ चीज़ अगर US को भेजी या हमने कोई चीज़ बेची, तो उसमें उस स्थिति में क्या है कि हम फॉरेन करेंसी की हम अर्निंग करेंगे। और कोई चीज़ जैसे सपोज़ करो या फिर हम रुपीज़ जो हैं उसमें हम पैसा ले रहे हैं, वो हम पर डिपेंड करता है ना। और या फिर अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे ऑयल खूब सारा इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें हम जब पैसा देंगे तो वो क्या होगा, तो पैसा जब हम देंगे तो वो पैसा आपको डॉलर में देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा। तो जिस भी स्थिति में जब आप मान लो आपके यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ेगा, तो अगर इंपोर्ट किसी भी स्थिति में अगर बढ़ता है, उस स्थिति में आपको जब पेमेंट आपको क्योंकि डॉलर में ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उस वजह से जो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और आपकी जो करेंसी है या रुपी है अगर इस केस में, वो आपकी करेंसी आपकी उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। इनकरेक्ट पूछा है तो नाइदर 1 नॉट 2, ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। विथ रेफरेंस टू देनाली फॉल्ट के ऊपर है। देनाली फॉल्ट की बात अगर किया जाए तो ये देनाली फॉल्ट मेजर इंट्रा कॉन्टिनेंटल डेक्स्ट्रल फॉल्ट है जो कि वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है, और एक्सटेंडेड जो ब्रिटिश कोलंबिया से कनाडा से लेते हुए US का मतलब पूरा नॉर्थ अमेरिका के कंटेक्स्ट में वहाँ पे लोकेटेड है। डेनाली फॉल्ट जो है ये लोकेटेड है अलास्का रेंज के अलॉन्ग, ठीक है। ये फॉल्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्लेट होती है ना तो उसमें टूट जाना। जैसे मान लो कि आप कोई दरार देखो, इमेजिन करो बड़ा सा कोई पत्थर है, उस पर कोई दरार है बीच में, फॉल्ट की स्थिति भी वही जो होती है। तो डेनाली जो फॉल्ट है इट्स अ, अगर देखा जाए, इज़ अ मेजर इंटर कॉन्टिनेंटल राइट लेटर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इन द वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे क्या है कि जो देनाली फॉल्ट है इज़ अ मेजर इंटर कॉन्टिनेंटल राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इन द वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। डेनाली फॉल्ट इज लोकेटेड इन द सदर्न हाफ, ठीक है। डेनाली फॉल्ट इज लोकेटेड इन द सदर्न हाफ ऑफ द अलास्कन रेंज। द फॉल्ट इज रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है टेक्टोनिक एक्टिविटी, जहाँ पे
पैसिफिक, ये अटलांटिक प्लेट लिखा है, रादर क्या है कि जो पैसिफिक प्लेट है दैट इज़ गोइंग इनसाइड, मतलब पैसिफिक जो प्लेट है वो नीचे की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। पैसिफिक प्लेट इज़ एक्टिवली सबडक्टिंग द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तो ये है, तो ये इस वजह से है। तो एंड डेनाली फॉल्ट जो है ये इन्हीं दो प्लेट्स, मतलब पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो है वहाँ पे ये आपका लोकेटेड है। तो डेनाली फॉल्ट आप बिल्कुल याद रखना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये तीसरा वाला गलत हो गया, तो आंसर इसका जो है वो 2 ओनली होगा, ये ध्यान में रखना है। फिर क्रैश कोर्स जो है, आज से आप लोग को ये लेक्चर मिलना देखो ज्योग्राफी का शुरू हो जाएगा, और ज्योग्राफी के लेक्चर्स अच्छे खासे होंगे। ये किताब अगर आपने पढ़ ली, इसके अलावा आपकी जीसी लियोंग और आपकी नई वाली एनसीईआरटी, तो और मैपिंग जो है, तो ये पूरा क्रैश कोर्स के अंदर जो आपका कवर कराया जा रहा है, इससे आपको पूरा ज्योग्राफी भी हो जाएगा। अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, इसको मिस नहीं करना। तो ये देखो ओल्ड एनसीईआरटी पूरी मैंने कर ली है, अब इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टेक मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आपका पूरी ओल्ड एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मानो कि आपके जो 15 क्वेश्चंस हैं मैपिंग, इसको फिर करंट अफेयर्स का भी आपका रहेगा क्रैश कोर्स के अंदर, तो वो सब कुछ है। तो यहाँ पे आप देख लो मैपिंग आपको इस वीक हो जाएगी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये पूरा शेड्यूल है, वीकली क्रैश कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है, इसको आप फॉलो करें। आप कहीं भी तैयारी करते हैं, कहीं भी आप जो है आप एकदम आप कहीं ने आपने ज्वाइन कर लिया है, पैसा जो है वो दे दिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जो है समय आ गया है कि एक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे और ऑथेंटिक सोर्सेज को लेके आपको करना है। तो अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, अगर ये चीज़ें कवर हो रही हैं तो आप बिल्कुल करते रहें, नहीं की है तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ जुड़ें, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कराई जाएंगी। और इन चीज़ों को किए बिना एग्ज़ाम में मतलब बैठें, जो कुछ एनसीईआरटीज़ हैं, कुछ बुक्स हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, आप मतलब मैंने कई बार आप लोग को इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि ज़्यादातर जो होता है, क्या होता है कि मान लो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अब उसमें वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देंगे, कोई प्लानिंग नहीं होती है, ना बुक की प्लानिंग होती है, ना एनसीईआरटीज़ की प्लानिंग होती है, ना कंटेंट की प्लानिंग। हम जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, टेस्ट देना शुरू करेंगे, उस पर नंबर नहीं आएगा, फिर उसमें परेशान हो जाएंगे, फिर सोचेंगे अब क्या होगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। जो कुछ ऑथेंटिक कुछ किताब है वो बिल्कुल आप पढ़िए, और कुछ एनसीईआरटीज़ आप बिल्कुल पढ़िए, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो पढ़िए। मेरे द्वारा जो एक बहुत ही सिंपल फोकस है वो यही है, ऑथेंटिक एनसीईआरटीज़, जो एनसीईआरटीज़ हैं, जो बुक्स हैं, और एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो मैं करंट अफेयर के माध्यम से करा देता हूँ। तो जितने भी सब्जेक्ट्स के एडवांस टॉपिक्स हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो मेरे ही करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको कवर करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम लोग कवर करते हैं, जो कि 2 इयर्स प्रीलिम्स करंट अफेयर के अंदर भी है। तो ज़रूर से जुड़े। यहाँ पे डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप इसके अंदर है, बाकी इस पर आप मैसेज कर देंगे तो जो भी ऑफ़र होगा, जैसे 50% ऑफ का अगर ऑफ़र है तो आपको कोड शेयर हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब देखो, ये इस टाइप का कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ तो वो है, ठीक है। तो इस कोर्स पर काफ़ी फोकस किया गया। अब बाकी साइंस टेक 2 ईयर प्रीलिम्स करंट अफेयर के लेक्चर भी आपको मिलना आज से शुरू हो जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।